Hello guys, my name is Jonish Singh. I'm welcoming you all in this YouTube channel. Without wasting any time, let's get started. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि स्लाइसिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, किस तरह से रेंज फंक्शन को हम यूज़ करते हैं और टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं पाइथन में। काफ़ी डीपली हमने पढ़ा था, उसी तरह से सारे के सारे टॉपिक्स को हम डीपली पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स क्या क्या हैं पाइथन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का। सारे के सारे ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, उन सब का यूज़ करना आप सभी को आना चाहिए और सारे के सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम म्यूटेबिलिटी के एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, जो किस तरह से मेमोरी लोकेशन स्टोर होती है पाइथन में, किस तरह से लिस्ट में स्टोर होती है, ट्रिपल में, अलग अलग डेटा टाइप्स में मेमोरी लोकेशन किस तरह से स्टोर होती है, उसकी बात भी करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद ऑपरेटर्स के एक एक टाइप को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे हम। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ऑपरेटर की डिफिनेशन देखेंगे। ऑपरेटर मतलब वो होता है जो कुछ काम कर रहा हो। ऑपरेटर द वन हु इज परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेटर उसको हम बोलते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, सपोज करो आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, 10 और 20, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 10 और 20 आपके पास दो नंबर्स हैं। तो अगर आपको एडिशन करना है दो नंबर्स का, मतलब कि आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं और उसके बीच में आपको एक काम करना है। वो काम क्या है? एडिशन। अब काम करने वाला मैंने बताया कि ऑपरेटर होता है, ठीक है, तो ऑपरेटर इसका क्या होगा? एडिशन ऑपरेटर होगा। ठीक है, ऑपरेटर वो है जो काम करता है और जिसके ऊपर वो काम करता है उनको ऑपरेंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये 10 और 20 जो होंगे ये ऑपरेंड्स होंगे और ये बीच में जो प्लस का सिंबल है, एडिशन का सिंबल है, ये आपका एक्चुअली में काम कर रहा है, ये होगा आपका एडिशन ऑपरेटर और 30 आपका रिजल्ट है। आगे बात करते हैं अब ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं पाइथन में। पाइथन में मेनली 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ बिटवाइज ऑपरेटर, फिफ्थ असाइनमेंट ऑपरेटर और सिक्स्थ स्पेशल ऑपरेटर। एक एक करके सारे के सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम सब ने यूज़ किया होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में। कभी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर तो डेफिनेटली सब ने यूज़ किया होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक आप एडिशन करना चाहते हो दो नंबर्स का, या फिर सब्सट्रैक्शन करना चाहते हो, डिवीज़न करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, पावर निकालते हो किसी भी नंबर की, तो ये सारे एडिशन ऑपरेटर्स हैं। पाइथन में कुछ एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं आपके, वो पाइथन में कुछ स्पेशल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग होते हैं। जैसे अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेटर की ही बात करेंगे कि कभी भी हमको कुछ नंबर्स को ऐड करना होगा तो हम ऐड करना होगा, तो ये ऐड करने का काम एडिशन ऑपरेटर करेगा। ठीक है, और वो सारे जो नंबर्स को हमको ऐड करना होगा उनको हम ऑपरेंड्स बोलेंगे, और जो ये काम करेगा उन ऑपरेंड्स को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो है आपका एडिशन ऑपरेटर। तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहते हो तो भी आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, और इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे जो आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड करोगे, उस कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं पाइथन में। ठीक है, जब भी आप अभी तक किसी दो नंबर्स को ऐड करते थे तो फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता था, तो इस ऑपरेशन को हम एडिशन ऑपरेशन बोलते थे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि पाइथन में आप दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हो। जब स्ट्रिंग्स को ऐड करोगे तो उस ऑपरेशन को स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलेंगे हम। ठीक है, आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड करोगे तो वो जुड़ेंगे, आपस में आके मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आप एक नेम नाम का वेरिएबल बनाए, उसमें आपने अविनीश लिखा, दूसरा name2 नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें सिंह लिखा, और अब नेम प्लस name2 अगर आप करोगे
इस तरह से, तो अवनीश सिंह के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर की बात करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर से सभी फैमिलियर होंगे। ये ऑपरेटर आपका दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करने के काम आता है। ठीक है, जैसे एडिशन ऑपरेटर आपका दो नंबर्स को ऐड करने के काम आता था, दो या दो से अधिक नंबर्स को, वैसे ही सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपका दो या दो से अधिक नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करने के काम आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पाइथन में आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए एस्ट्रिक का सिंबल यूज़ करोगे। फिर डिवीज़न ऑपरेटर के लिए ये स्लैश सिंबल आप यूज़ करोगे। डिवीज़न ऑपरेटर आपका दो ऑपरेंड्स के बीच में अगर आप डिवीज़न ऑपरेटर कर रहे हो तो आपको हमेशा एक फ्लोट वैल्यू में रिजल्ट मिलेगा। ये बात आपको पाइथन में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप डिवीज़न ऑपरेटर पाइथन में यूज़ करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक फ्लोटिंग रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे आप 12 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो भी जो आंसर आपको मिलेगा वो 3.0 मिलेगा, नॉट 3। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको इंटीजर आउटपुट नहीं आता है, आपको फ्लोट वैल्यू रिजल्ट में मिलती है। ठीक है, ओके। अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इनके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, ये इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आप परसेंटाइल सिंबल के साथ यूज करोगे। ठीक है, और ये आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, दो ऑपरेंड्स के बीच में अगर आप मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर रहे हो, मतलब परसेंटाइल वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो आपको उन दोनों ऑपरेंड्स का रिमाइंडर वैल्यू देता है। ठीक है, सपोज करो आप 13 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको इसका आउटपुट आएगा 1, क्योंकि 13 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स को अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी अभी देखने वाले हैं। अभी मैं आपको बस इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दे रहा हूँ। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के लिए और आपके इंटरव्यू लेवल के लिए ये है कि डिवीजन ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो दो के दोनों ऑपरेटर आपके ऑपरेंड्स को डिवाइड करके उनको रिजल्ट देते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ऑपरेटर्स का यही काम है कि ऑपरेंड्स को डिवाइड करना। लेकिन डिवीजन ऑपरेटर और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, आपके दोनों ऑपरेंड्स को डिवाइड करके आपको फ्लोट वैल्यू रिजल्ट करता है। ठीक है, इतना तो आप जानते हो। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है कि आपके ऑपरेंड्स को डिवाइड करके आपको फ्लोर फ्लोटिंग वैल्यू देता है। ठीक है, फ्लोर फ्लोटिंग वैल्यू मीन्स ये जो वैल्यू आपको देगा ये कभी भी आपकी, ये वाली वैल्यू कभी भी आपकी फ्लोट नहीं होगी, फ्लोट वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ये वैल्यू आपकी फ्लोर वैल्यू होगी। ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। बट अभी आप इतना जानो कि फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो होता है वो आपको एक फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है, जो कि या तो फ्लोट में हो सकती है या तो इंटीजर में हो सकती है। लेकिन आपको वो पॉइंट वाली वैल्यूज जो डिवीजन ऑपरेटर देता है उस तरह नहीं मिलेगी। जैसे आप 13 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका डिवीजन ऑपरेटर अगर लगा रहे हो तो आपकी वैल्यू कुछ 4.2 या समथिंग कुछ आएगी। लेकिन जब आप इसी को फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू 13 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली 4.0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको फ्लोर वैल्यू देगा उसकी। ठीक है, वो फ्लोर वैल्यू इधर फ्लोट हो सकती है या फिर इंट टाइप की हो सकती है। ओके, अगला अर्थमेटिक ऑपरेटर एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर थोड़ा सा डिफरेंट है पाइथन में। अभी तक आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर जैसे इसको पावर ऑपरेटर भी बोलते हैं, किसी भी नंबर की पावर जब हम निकालते हैं तो अभी तक हम उस पर दूसरी तरह से सिंबल यूज करते आए हैं। मैथमेटिक्स में भी हम उसकी पावर के लिए उसके ऊपर लिखते हैं,
बट आप पाइथन में अगर एक्सपोनेंट या पावर वाला ऑपरेटर यूज करना चाहते हो तो आपको 2 बार एस्ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना है, एस्ट्रिक्स का डिफरेंस यही है पाइथन में कि अगर आप सिंगल टाइम्स एस्ट्रिक्स यूज कर रहे हो तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, और आप अगर डबल टाइम एस्ट्रिक्स यूज कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि आप यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो। ठीक है, आपको ये पावर ऑफ रिटर्न करता है किसी भी नंबर की पावर, आप समझते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिस पे 12 को इनिशियलाइज किया है, मतलब 12 वैल्यू रखी है, और दूसरा वेरिएबल मैंने y बनाया है जिस पे 4 रखा है मैंने। ठीक है, अब मैंने एडिशन को प्रिंट किया है x प्लस वाई, तो आसानी से ये 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। फिर सब्सट्रैक्शन मैंने लिखा है x माइनस वाई मीन्स ये 8 हो जाएगा आपका। फिर मल्टीप्लीकेशन मैंने किया है x मल्टीप्लाइड बाई वाई 48 हो जाएगा, और फिर x डिवाइडेड बाई वाई, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिवीजन ऑपरेटर यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम स्लैश है। ठीक है, तो ये आपका रिटर्न करेगा 3.0 कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख दे रहा हूँ 3.0। तो मैंने पहले ही बताया था डिवीजन ऑपरेटर जो आपका होता है पाइथन में, ये हमेशा आपको एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, कंपल्सरी है। फिर आपने मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज किया है। यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर आपका रिमाइंडर देता है, तो अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 होगा। ठीक है, ओके। अभी एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो 12 की पावर 4 करेगा, ये जो भी आउटपुट आएगा आप देख लेना। अभी अगर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर की बात करते हैं, मेन ऑपरेटर जिसकी बात हमने अभी प्रीवियसली किया था, हमने कहा था कि फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर हमेशा एक फ्लोर वैल्यू देता है, या तो वो फ्लोट होगी या तो वो इंटीजर होगी, लेकिन वैल्यू हमेशा फ्लोर होगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बात ये ध्यान रखना है कि कभी भी जैसे इसका आउटपुट जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू अगर इसका आउटपुट निकालेंगे तो वो 3 आएगा। ठीक है, ये कभी भी आपको 3.1, 3.4, 3.2, 3.3 मतलब ये हमेशा आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू देगा। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू देगा, लेकिन वो वैल्यू रहेगी आपकी या तो फ्लोट हो सकती है या तो इंटीजर हो सकती है। लेकिन ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये बीच की वैल्यू कुछ नहीं देगा आपको हमेशा एक फ्लोर वैल्यू देगा। जो भी आउटपुट आ रहा होगा, जो भी डिवीजन करने के बाद आ रहा होगा, उसी का फ्लोर वैल्यू। जैसे सपोज करो आपने 2 नंबर्स को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद डिवीजन में आपका रिजल्ट आ रहा है 4.6। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका आउटपुट आ रहा है डिवीजन करने के बाद। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेटर यूज करने के बाद 4.6 आ रहा है। जब आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज करोगे तो आपका आउटपुट पता है क्या आएगा? 4.0। ठीक है, और ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर के बारे में मैं एक बात और बता दूं, ये जब यहां से फ्लोटिंग रिजल्ट आया रहेगा तब ये क्या करेगा आपको, जब यहाँ से इस तरह से कोई 4.2, 4.3, 4.4 इस तरह की कोई वैल्यू आई रहेगी तो ये आपको फ्लोट में रिजल्ट देगा। जब ये 3.0 या 4.0 या 5.0 या 6.0 इस तरह की कोई वैल्यू आई रहेगी तो ये आपको इंटीजर रिजल्ट देगा। ठीक है, फ्लोट वैल्यू देगा लेकिन इंटीजर के फॉर्म में। ये बात समझ में आ गया? ओके, अभी इसका आउटपुट देखते हैं। मैं इसको रन करता हूं, अगर सॉरी कुछ इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है। ओके, कुछ इंडेंटेशन की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने क्लियर कर दिया। अभी हम इसको रन करते हैं तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो। ये आप देख सकते हो कि डिवीजन रिजल्ट 3 आया, 3.0 मतलब ये एक, और इसका फ्लोर डिवीजन रिजल्ट 3 आया है। बाकी सारे रिजल्ट्स से आप फेमिलियर हो, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। जैसे हम इसको 12.7 कर दिया अगर मैंने, तो अब आउटपुट इसका देखने की कोशिश करते हैं और मेन फोकस आप अपना डिवीजन रिजल्ट और फ्लोर डिवीजन रिजल्ट पे रखना। ओके, अभी आप अगर इसका डिवीजन रिजल्ट देखो 3.175, ठीक है, बट इसका फ्लोर डिवीजन रिजल्ट देखो, मैंने बताया था कि फ्लोर डिवीजन रिजल्ट आपको फ्लोर वैल्यू देता है, ठीक है। वो डिपेंड करती है कि वो फ्लोट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू होगी, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे उसके डिवीजन रिजल्ट में क्या आ रहा है। अगर उसके डिवीजन रिजल्ट में एक परफेक्ट फ्लोट वैल्यू आ रही है, ठीक है, 3.175 इस तरह की, तो वो आपको फ्लोट रिजल्ट देगा, ठीक है। और अगर ये 3.0 या फिर 4.0 इस तरह से आ रहा होता तो ये आपको ये इंटीजर रिजल्ट देता, ठीक है। और ये हमेशा फ्लोर वैल्यू देगा। फ्लोर क्या होती है? नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे ऑपरेटर की बात करेंगे अपने, जो कि है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, इसके नाम से आप समझ सकते हो कि दो ऑपरेंड्स के बीच की रिलेशनशिप बताएगा आपको। ये ऑपरेटर दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के बीच की रिलेशनशिप भी आपको बता सकता है। उसको हम बोलेंगे चेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी बात करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर आखिर होता क्या है। रिलेशनल ऑपरेटर जो दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के बीच में आपको रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। रिलेशनशिप मीन्स कि कौन सा ऑपरेंड बड़ा है, कौन सा ऑपरेंड छोटा है, कौन सा ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड्स के इक्वल है। तो इस तरह की चीजें आपको अगर जानना है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर पाइथन में यूज करो। दीज ऑपरेटर्स आर फॉर चेकिंग द कंडीशंस एंड रिटर्न द फ्लोट रिजल्ट, ठीक है। ये ऑपरेटर्स आपकी कंडीशंस को चेक करते हैं और फ्लोट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग वैल्यू, इट रिटर्न्स द रिजल्ट बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑपरेटर। ओके, ये इसका कहने का मतलब है कि हम दो स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे मैंने बताया कि दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करके उसका रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है, तो हम दो स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर करके समझ सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है या कौन सी स्ट्रिंग छोटी है। रिलेशनल ऑपरेटर में मैंने बताया कि दो ऑपरेंड या दो से अधिक ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं। जब दो से अधिक ऑपरेंड या बहुत सारे ऑपरेंड्स के बीच में हम रिलेशनशिप चेक करने की कोशिश करेंगे तो उसको बोलेंगे चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको शो करूंगा तो ये चीजें आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं। एक वेरिएबल ए है, ए पे मैंने 20 रखा है, दूसरा वेरिएबल बी है जिस पे मैंने 13 रखा है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे एक ऑपरेंड ए है, दूसरा ऑपरेंड बी है, तो दोनों के बीच की रिलेशनशिप चेक करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब रिलेशनशिप चेक करता है उन दोनों को कंपेयर करके। तो ये क्या करेगा, ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ए आपका ग्रेटर देन बी है या नहीं है, ए लेस देन बी है या नहीं है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है या नहीं है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी है या नहीं है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे, ठीक है। अब जब आप दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करोगे रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक बूलियन रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आगे आने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो अभी आपको आगे पढ़ाएंगे हम लोग, तो उसमें आप ये इसका रिलेशनल ऑपरेटर का बहुत यूज करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना कि जब भी हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं उनकी रिलेशनशिप चेक करने के लिए, तो उसका जो आउटपुट रिजल्ट आता है वो हमेशा एक बूलियन रिजल्ट आता है, ठीक है। बूलियन रिजल्ट क्या शो करता है, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ये सही है, ये कंपेयर किया जाएगा दोनों ऑपरेंड्स को, उनके रिलेशनशिप को कंपेयर किया जाएगा, अगर ये सही है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन गिवन कंडीशन फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि आप जानते हो कि बूलियन वैल्यू दो रिजल्ट आपको देती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो आपकी कंडीशन पे बेस्ड है कि वो आपको ट्रू रिटर्न करता है या आपको फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप पाइथन में चाहो तो दो रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू आप दो स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स लिया है, एक स्ट्रिंग में स्मॉलर स्टोर है, दूसरी स्ट्रिंग में लार्जर स्टोर है। ठीक है, अब स्मॉलर और लार्जर मैंने बताया आपको कि अगर आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हो तो उस स्ट्रिंग्स अपने ऑर्डर के ऊपर कंपेयर होती हैं। मीन्स एस का ऑर्डर बड़ा है या फिर एल का ऑर्डर बड़ा है, और एक एक स्ट्रिंग का उस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर कंपेयर होता है। ठीक है, जैसे एस एल के साथ कंपेयर होगा, एम ए के साथ कंपेयर होगा, ए आर के साथ कंपेयर होगा। और जब पहली बार जहां पे जो बड़ा हो जाता है वो उसको बड़ी स्ट्रिंग मान लिया जाता है। जैसे एस और एल पहले सबसे पहले ये ए और बी को कंपेयर किया जाएगा तो सबसे पहले एस कैरेक्टर और एल कैरेक्टर आपस में कंपेयर होंगे। तो जैसे आप जानते हो कि एस बड़ा कैरेक्टर है एल से, आप ऑर्डर वाइज अगर देखो तो ए को 1 करो, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5। तो इस तरह से एस की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होगी एल के कंपेयर में। तो आपका क्या होगा, ए अगर ये से प्रिंट ए ग्रेटर देन बी अगर ये होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और ए लेस देन बी ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ये आपको फिर से ट्रू रिटर्न करेगा, ये आपको फिर से फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तो अलग अलग स्ट्रिंग्स का हो गया। सपोज करो आपने दो सेम स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपने डिफरेंस उसमें क्या किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, अब दो आपने सेम स्ट्रिंग ले लिया है, इसमें भी स्मॉलर लिखा हुआ है, इसमें भी स्मॉलर लिखा हुआ है। डिफरेंस हल्का सा है, ए वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर है उसका फर्स्ट लेटर एस जो है वो स्मॉल है, और बी वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर है उसका फर्स्ट लेटर जो एस है वो कैपिटल है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे आस्की वैल्यूज, अगर आप आस्की वैल्यूज का कॉन्सेप्ट जानते हो तो वो काम आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आस्की में जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 65 से लेके 91 के बीच के होते हैं। मींस ए को 65 माना जाता है, बी को 66, सी को 67, डी को 68, ऐसे ही जेड को 91। और जो हमारे ये तो कैपिटल वाले अल्फ़ाबेट्स हुए 65 से 91। जो स्मॉल ए से स्मॉल जेड वाले होते हैं वो समथिंग 97 से 122 के अराउंड कुछ होते हैं। एक्चुअली आप इसको चेक कर लेना, 97 से 122 के अराउंड समथिंग होते हैं। सो ऐसे केस में जब वो उनका नंबर कंपेयर किया जाएगा तो स्मॉल वाला जो है यस है ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल वाले अल्फ़ाबेट्स की जो प्रायोरिटी होती है वो 65 से 91 के बीच की होती है, और जो स्मॉल वाले अल्फ़ाबेट्स की प्रायोरिटी होती है आस्की में वो 97 से स्टार्ट होकर 122 के अराउंड जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि स्मॉलर वालों की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है, तो स्मॉल एस वाला ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसका रन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखोगे यस, ए ग्रेटर देन बी ये आपका ट्रू है, बिकॉज आपके जो स्मॉल एस है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ी है। जैसा कि मैंने बात किया था चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स की, पाइथन में रिलेशनल ऑपरेटर्स की चेनिंग भी की जाती है। तो जैसे आपके पास कई सारे वेरिएबल्स हैं, उनको एक साथ में आपको कंपेयर करना है, तो ऐसे केस में आप चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो कुछ इस तरह। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी डी ई, पांच के पांचों वेरिएबल्स को एक साथ कंपेयर किया जा रहा है, और इसका आउटपुट जो होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सारी की सारी कंडीशंस अगर ट्रू हुई तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अगर सारी की सारी कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, ए इज लेस देन बी, इज लेस देन सी, इज लेस देन डी, इज लेस देन ई, विच इज ट्रू हियर, सो यहाँ पे आपका ट्रू रिटर्न आएगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन हम
डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे केस में अब यहाँ पे आप इसका आउटपुट देखना, तो ये पहले वाला आपका आउटपुट ये फॉल्स हो गया। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि चेनिंग ऑफ ऑपरेशन में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि सारी की सारी कंडीशंस आपकी जब ट्रू होगी, जिसके ऊपर आप चेनिंग कर रहे हो, तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो तो सारी की सारी तो इसमें फॉल्स ही हैं, तो ये तो फॉल्स डायरेक्टली आएगा। इसमें देख रहे हो कि ये 4 कंडीशंस तो आपकी ट्रू आ रही थी, बट ये लास्ट वाली आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वालिटी ऑपरेटर में आप सिंगल टाइम्स इक्वल लगाते हो, बट कंपैरिजन ऑपरेटर में आप जब यूज कर रहे होते तो आप डबल टाइम्स इक्वल का सिंबल लगाते हो, ठीक है। इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज करो आपने यहाँ पे a इक्वल्स टू अवनीश लिखा है, तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर है। ये इक्वालिटी ऑपरेटर शो करता है कि आप कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल पे। मैंने a नाम के वेरिएबल पे अवनीश असाइन किया है, तो इक्वालिटी ऑपरेटर या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। तो ये वैल्यू को असाइन कर रहा है, ठीक है, या फिर बता रहा है कि a पे अवनीश स्टोर है। बट आपका कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है वो पहली बात तो आपको बूलियन रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू आउटपुट में रिटर्न करता है। मीन्स जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करोगे तो वो आपका बूलियन रिजल्ट रिटर्न करेगा। मीन्स वो कंपेयर करेगा दोनों ही, जो भी जितने भी ऑपरेंड्स या फिर वैल्यूज के ऊपर आप कंपेयर कर रहे हो उनको कंपेयर करेगा। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो a नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, अवनीश लिखा है, b नाम के उस वेरिएबल पे भी मैंने सेम अवनीश लिखा है। तो जब आप यहाँ पे ये आप देख सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर है जो आपका, जब आप यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करोगे डबल इक्वल्स वाला, तो ये आपको क्या एक बूलियन रिजल्ट करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो a भी वही है जो b है, इसलिए आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो आप आउटपुट के थ्रू देख सकते हो इसने आपको ट्रू रिटर्न किया है। ओके, सो इक्वलिटी ऑपरेटर इज देयर टू कंपेयर द कंटेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एरर्स, ठीक है। यहाँ पे डबल इक्वल्स करते हैं। इट कंटेन्स इफ कंटेंट इज सेम रिटर्न ट्रू, इफ नॉट सेम रिटर्न फॉल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये कंटेंट्स को कंपेयर करता है। अगर आपके कंटेंट्स जो हैं वो सेम है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। चेनिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अप्लीकेबल। ओके, अब अगले ऑपरेटर की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आप में से कई लोग फेमिलियर होंगे, बट मैं यहाँ पे अच्छे से डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। 3 टाइप के आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन में होते हैं, एक एंड, एक और, एक नॉट, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपको अलग अलग तरह से, जैसे आप एंड लगा रहे हो या फिर और लगा रहे हो या फिर नॉट लगा रहे हो, तो ये चेक करता है कि जिन आर्ग्यूमेंट्स पे आप ये एंड और नॉट यूज कर रहे हो, अगर वो ट्रू हैं तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है, और अगर वो ट्रू नहीं है या फिर इसमें और बहुत सारी कंडीशंस हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें, एंड लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें, तो ये क्या करता है, ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसका सिंपल सा एम है कि अगर जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स अगर ट्रू हुए, तब एंड ऑपरेटर आपका जो रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, वो ट्रू करेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, लॉजिकल ऑपरेटर भी आपको बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर आपको बूलियन वैल्यू ही रिटर्न कर रहा था, सेम ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर भी आपको बूलियन रिजल्ट ही रिटर्न करता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंड की। आप एंड को इस तरह से भी लिख सकते हो
और आप इस तरह से सिंबल लगा के भी एंड यूज कर सकते हो। जैसे आप दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में एंड यूज कर रहे हो, तो दो के दोनों आर्ग्यूमेंट्स अगर ट्रू हुए तो एंड आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक आर्ग्यूमेंट फॉल्स हुआ या दो के दोनों आर्ग्यूमेंट्स फॉल्स हुए तो ये आपको हमेशा फॉल्स देगा। अब और की बात करते हैं तो और ऑपरेटर जो होता है आपका, ये क्या करता है कि ये भी दो या दो से अधिक आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कंपेयर करता है। अगर आपके दोनों आर्ग्यूमेंट्स ट्रू हुए तब तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपके दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से कोई भी एक आर्ग्यूमेंट ट्रू रहा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपको दो के दोनों आर्ग्यूमेंट्स फॉल्स हुए तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। मीन्स और ऑपरेटर आपको तभी फॉल्स रिटर्न करेगा जब आपके सारे आर्ग्यूमेंट फॉल्स होंगे। अगर उन सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स में से कोई भी एक आर्ग्यूमेंट ट्रू हुआ तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। नॉट क्या होता है? ये जस्ट उल्टा रिटर्न करता है। जो भी, जैसे आपका आर्ग्यूमेंट्स ट्रू हैं तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स फॉल्स हैं तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जस्ट रिवर्स वैल्यू आपको ये रिटर्न कर। लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया हुआ है। इसमें हम इफ़ एल्स भी यूज करेंगे, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे इसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, बट आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसके थ्रू लॉजिकल एंड और का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने एज नाम का एक वेरिएबल लिया है, इस पे यूजर से मैं ये उसकी एज लूंगा। ठीक है, ये प्रोसेस है यूजर से कुछ वैल्यू लेने का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, एक दूसरा वेरिएबल लिया है, उस पे भी यूजर से उसकी नेशनलिटी स्टोर किया है। ठीक है, एज नाम के वेरिएबल पे उसकी एज स्टोर किया है, एनटीएन नाम के वेरिएबल पे उसकी नेशनलिटी स्टोर किया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर के यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम मेनली कंडीशंस के साथ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इफ लगाया तो एक कंडीशन लगा रहे हैं हम। कंडीशन क्या है? एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, और बीच में हमने और लगाया, ध्यान रखना। एनटीएन और यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, ये अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि ये क्या करेगा, ये आपका अगर ये आपकी वैल्यूज को कंपेयर करेगा। अगर वैल्यूज सेम रही, वैल्यूज के कंटेंट्स को कंपेयर करेगा। अगर कंटेंट सेम रहे तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। बीच में मेन फोकस हमारा है और पे। ये और लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, आप दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये एक आर्ग्यूमेंट ये है, एक आर्ग्यूमेंट ये है, तो और लगा हुआ है। तो और का मतलब है कि अगर दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से कोई भी आर्ग्यूमेंट सही होता है, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट ट्रू, एक आर्ग्यूमेंट ट्रू होता है, तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से कोई भी एक दो के दोनों आर्ग्यूमेंट्स फॉल्स हो गए तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट ये कह रहा है कि एज उसकी 18 से बड़ी होनी चाहिए। जो भी यूजर यहाँ से एज इंटर करेगा, अगर वो 18 से बड़ी है, और जो भी यूजर यहाँ से नेशनलिटी इंटर करेगा उसकी, अगर वो नेशनलिटी भी उसकी इंडियन हुई तब तो दोनों ट्रू हो गए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सपोज करो यूजर ने एज को 14 डाला बट उसकी नेशनलिटी को इंडियन रखा। चूंकि यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हुआ है, इसलिए अभी भी ये आपको ट्रू रिटर्न ही करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे कंडीशन की। अगर यहाँ पे एंड होता तो एंड होता, सपोज करो यूजर ने अपनी एज 14 डाला, ठीक है, और अपनी नेशनलिटी क्या डाला, इंडियन। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये वाला आर्ग्यूमेंट तो ट्रू हुआ बट ये वाला आर्ग्यूमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो ऐसे केस में इसका जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। ठीक है, जबकि और में हम देख रहे थे कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती थी तो आपका रिजल्ट जो होता था वो ट्रू आता था। ठीक है, अगर हम नॉट करेंगे, नॉट यूज करेंगे, तो नॉट क्या करता है कि जो भी आपका कंडीशन होगी, अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमने बताया कि आप एंड लिख के भी यूज कर सकते हो, या फिर आप डबल टाइम ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और के लिए भी आप और भी यूज कर सकते हो, बट ये इस तरह से AND या फिर और लिखना ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पाइथन में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर आपका बाइनरी नंबर के ऊपर काम करने के लिए होता है। जैसे अभी तक हमने देखा कि हमने जितने ऑपरेटर्स अभी तक किए सब के सब या तो इंटीजर्स या फ्लोट वैल्यू या फिर आपके स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के काम आते थे। ठीक है, या फिर उनके सारे के सारे ऑपरेटर्स कुछ ना कुछ स्ट्रिंग, इंटीजर या फिर फ्लोटिंग वैल्यूज़ के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अगर आपको बाइनरी वैल्यूज़ के साथ काम करना है तो ऐसे केस में आपके पास बिटवाइज ऑपरेटर है। ठीक है, फॉर ऑपरेटिंग द बिट्स के ऑपरेट करने के लिए या फिर बाइनरी नंबर्स के साथ ऑपरेट करने के लिए आपके पास बिटवाइज ऑपरेटर है। दीज ऑपरेटर्स एप्लीकेबल ओनली फॉर इंट एंड बूल टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। मीन्स इंट एंड बूल मीन्स जो इसका रिजल्ट आता है वो इंट और बूल के टाइप में ही रहेगा। या ओके, जैसे पहला पार्ट अगर इसका देखें, बिटवाइज ऑपरेटर कई टाइप्स के होते हैं। इसमें एक एंड, एक और, एक्सक्लूसिव और, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से इसको देखेंगे। इफ़ बोथ बिट्स आर 1 देन रिटर्न 1 अदरवाइज 0। सिंपल सा है एंड का मतलब कि अगर आप दो बाइनरी नंबर्स के बीच में एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो, एंड बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो उसमें एक रूल रहेगा कि दोनों बाइनरी डिजिट्स अगर 1 है तो 1 रिटर्न करेगा कंपेयर करने के बाद, और अगर दोनों में से कोई भी एक बाइनरी डिजिट 0 हुई तो वो आपको रिजल्ट में 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले 0 और 1 इस तरह से कंपेयर होंगे। ठीक है, 0 1 के साथ कंपेयर होगा तो इसमें आप देख सकते हो एक बिट इसका जो है वो 0 हो गया, तो इसका रिजल्ट जो आएगा 0 आएगा। अब दूसरे बिट्स कंपेयर होंगे 1 और 1, इसमें आप देख सकते हो दो के दोनों बोथ बिट्स आर 1 देन रिटर्न 1, तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। इसमें एक बिट 0 है, एक बिट 1 है, तो ये आपको 0 रिटर्न कर देगा। इसमें एक बिट 1 है, दूसरा बिट भी 1 है, तो दोनों बिट्स 1 है तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। इसी तरह और है, जैसे कि आपका लॉजिकल और था, ऐसे ही बिटवाइज और है आपका कि अगर एटलीस्ट कोई भी एक बिट 1 है तो आपको 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0। जैसे इन दोनों में देखो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें से एक बिट आपका 1 है तो आपको 1 रिटर्न करेगा। इसमें तो दोनों 1 है तो 1 ही करेगा। इसमें भी आपका एक बिट 1 है, एक बिट 0 है, तो एटलीस्ट 1 बिट 1 है तो आपको 1 रिटर्न करेगा, ये भी आपको 1 रिटर्न। एक्सक्लूसिव और को इस तरह से देख सकते हैं आप, ये क्या करता है, इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट देन रिटर्न वंस अदरवाइज 0। इसमें क्या है, सिंपल रूल है, अगर दोनों बिट्स डिफरेंट हैं, जैसे ये वाले को कंपेयर करो तो दोनों बिट्स डिफरेंट है तो आपको 1 रिटर्न करेगा। ऐसे ही ये वाला कंपेयर करोगे तो दोनों बिट्स डिफरेंट है तो आपका 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको 0 रिटर्न करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ट्रांसपोजिंग 1 एंड 0। ट्रांसपोजिंग मीन्स 1 को 0 बना देना और 0 को 1 बना देना। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट बाय पुशिंग जीरोज इन फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, द लेफ्ट मोस्ट बिट फॉल्स ऑफ। इसको आप पढ़ लेना। ओके, आगे बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट मतलब कि किसी वेरिएबल पे कुछ वैल्यू को असाइन करना। जैसे कि मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि ए पे हम 10 डाल रहे हैं तो ए पे हम 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे टाइप हैं किस तरह से हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक इक्वल ऑपरेटर है ये, तो इक्वल ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अब जैसे ये है a इक्वल्स टू a प्लस 5, इसको लिखने की जगह हम a प्लस इक्वल्स टू 5 पाइथन में इस तरह से लिख सकते हैं। a इक्वल्स टू a माइनस 3 लिखने की जगह हम a माइनस इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, दोनों का सेम काम होगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखने की जगह a मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू 5 हम लिख सकते हैं। इस तरह बहुत सारे शॉर्ट काम्स हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं।
इसको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइथन में स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो दो टाइप के स्पेशल ऑपरेटर्स आपके पाइथन में होते हैं, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर, दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, दो एड्रेसेस को कंपेयर करता है, दो या दो से अधिक एड्रेसेस को कंपेयर करता है। एड्रेसेस कैसे निकाले जाते हैं मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, इस क्लास में भी डिस्कस करूंगा और काफ़ी डिटेल में मैं इस स्पेशल ऑपरेटर को आपको पढ़ाने चाह रहा हूं। तो देखो, एड्रेसेस को कंपेयर करने के लिए हमारे पास आईडी नाम का बिल्ट इन मेथड होता है पाइथन का, वो आपको एड्रेसेस बताता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर दो टाइप से एड्रेसेस को कंपेयर करता है, एक इज लगा के, इज ऑपरेटर लगा के कंपेयर करता है एड्रेसेस को, दूसरा इज नॉट। ठीक है, अगर सपोज करो दो वेरिएबल्स के एड्रेसेस सेम हैं और आपने उनके बीच में इज ऑपरेटर यूज किया है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू आपको बताएगा कि ये दोनों वेरिएबल्स की जो मेमोरी लोकेशन है या एड्रेस है वो सेम है। इज नॉट आपको ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दो वेरिएबल्स के एड्रेसेस सेम नहीं होंगे। ठीक है, ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से ओके, यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से इज ऑपरेटर को यूज करके हम दो वेरिएबल्स की एड्रेसेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल हमने बनाया x, दूसरा वेरिएबल हमने बनाया y, जिससे इससे आप फैमिलियर होंगे। ये x पे एक लिस्ट स्टोर है, y पे दूसरी लिस्ट स्टोर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इज ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। तो हम यहाँ पे लिखें प्रिंट x इज y। x इज y आपको तब ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होंगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बारे में भी अभी डिटेल में हम बात करेंगे कि किस तरह से मेमोरी लोकेशन सेम होती हैं, कब, किस सिचुएशन में, और किस सिचुएशन में मेमोरी लोकेशंस डिफरेंस होती हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देख सकोगे कि इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, मीन्स कि x का जो मेमोरी लोकेशन है वो y के मेमोरी लोकेशन से डिफरेंट है, मीन्स दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है। लेकिन एक बात, अगर सपोज करो मैंने x की वैल्यू z में असाइन कर दिया अगर, तो क्या x का मेमोरी लोकेशन y के मेमोरी लोकेशन के बराबर है? ये भी चेक कर, सॉरी, x का मेमोरी लोकेशन z के मेमोरी लोकेशन के बराबर है। मैंने क्या किया है, x पे एक लिस्ट डिफाइन किया है और जो x में जो लिस्ट थी उसको z पे असाइन कर दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि x का मेमोरी लोकेशन वो चेंज हो गया क्या? अगर चेंज हो जाएगा तो ये फॉल्स आएगा, अगर चेंज नहीं होगा, जो मेमोरी लोकेशन x पे था वही z पे भी रहेगा, तब तो ये ट्रू आएगा। तो इसको रन करते हैं, तो रन करने पे हम देख सकते हैं कि ये आपका आउटपुट में ट्रू आया। ठीक है, तो मतलब कि जब हमने वहाँ पे उस पे असाइन किया तो उसका मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हुआ, जो x पे ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन था वही मेमोरी लोकेशन z पे रह गया। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं मेंबरशिप ऑपरेटर की बात भी करना चाहता हूँ। इसमें इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर भी समझा दूंगा, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ ए सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, रिटर्न टू इफ ए सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है, ये चेक करता है कि कोई सीक्वेंस दूसरे वेरिएबल में है कि नहीं है। ठीक है, मतलब ये उसके एलिमेंट्स पे फोकस करता है, उसकी एड्रेस पे नहीं। जो कि आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर था वो एड्रेस पे फोकस करता था कि दो वेरिएबल्स का एड्रेस सेम है या नहीं। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, ये उसके एलिमेंट्स पे फोकस करता है, दो वेरिएबल्स के एलिमेंट्स सेम है कि नहीं ये उस पे फोकस करता है। अगर दो वेरिएबल, किसी वेरिएबल का कोई एलिमेंट दूसरे वेरिएबल में है और आप बीच में उसमें इन ऑपरेटर यूज कर रहे हो, मेंबरशिप का ऑपरेटर होता है इन, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे आपने यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे लिखते हो प्रिंट x इन y, मीन्स x के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से x का जो एलिमेंट है उसमें से एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स या फिर एक एलिमेंट y में है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं है सीक्वेंसेस के वैल्यूज तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो x इन y जो कि नहीं है तो या इसने आपको फॉल्स रिटर्न किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ मेमोरी लोकेशंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। ओके, सपोज करो मैंने ये लिस्ट डिफाइन किया है x इक्वल्स टू ये, और फिर हमने एक दूसरी लिस्ट डिफाइन किया, सेम एलिमेंट्स दोनों में रखे हुए हमने। ठीक है, और हम इनकी आईडीज को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने z को कमेंट किया हुआ प्रेजेंट टाइम में, अभी हम x और y की आईडी देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करके रन करता हूं तो आप देख पाओगे कि x और y की आईडीज डिफरेंट है। ठीक है, हालांकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं लेकिन फिर भी पाइथन हमारा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे कि यहां पे आपने देखा, सपोज करो मैं एक वेरिएबल लेता हूं a इक्वल्स टू 10 और दूसरा वेरिएबल में लेता हूं b इक्वल्स टू अगेन 10 लेता हूं। ठीक है, और मैं इन दोनों की आईडीज को प्रिंट करने जाता हूं। ठीक है, id ऑफ a एंड प्रिंट id ऑफ b। ऑलराइट, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो दोनों की आईडी सेम आएगी, और इसी के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इन दोनों का मेमोरी लोकेशन, मतलब कि अभी जो हमने a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 10 रखा है, इन दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम आया है। ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पे भी तो x में वही वेरिएबल्स थे, x वेरिएबल पे वही वैल्यूज थी जो y वेरिएबल पे थे, दोनों पे सेम वैल्यूज थी, लेकिन उनका मेमोरी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे हमने सेम वैल्यू रखी है लेकिन मेमोरी लोकेशन हमारा यहाँ पे हमने सेम वैल्यूज रखा हुआ था लेकिन मेमोरी लोकेशन हमारे अलग अलग आए थे। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने सेम वैल्यूज रखी है लेकिन आपका मेमोरी लोकेशन सेम ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब कुछ मेन आपका है, फोकस करता है म्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, पाइथन क्या कहता है कि अगर कोई डेटा टाइप, अगर कोई ऐसा डेटा टाइप पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो म्यूटेबल है, मतलब जिसमें वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डेटा टाइप में हम वैल्यूज को सेम ही अगर रख रहे हैं दो वेरिएबल्स पे, ठीक है, अगर हम म्यूटेबल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और सेम वैल्यूज अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स पे बना रहे हैं तो उनकी मेमोरी लोकेशंस अलग अलग होंगी। लेकिन अगर हम इम्यूटेबल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें अगर दो अलग अलग वेरिएबल पे सेम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं तो उनके मेमोरी लोकेशन भी सेम होंगे। इसका रीजन मैं बताऊं क्या है? इसका रीजन ये है कि ये है x पे जो स्टोर है ये है एक लिस्ट। लिस्ट होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब उसमें आप कभी भी कोई चेंजेस कर सकते हो। तो जब अगर आप उसमें चेंज करोगे, सपोज करो कल को किसी ने यहाँ पे किसी ने यहाँ पे अभी तो प्रिंट आईडी ऑफ x हुआ, हाँ, आगे चल के किसी ने x और x डॉट अपेंड कर दिया अभी। ठीक है, अब तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब इस केस में x पे जो अभी तक एप्पल और बनाना था इसमें अभी भी आ गया। ठीक है, तो ये तो वैल्यू अब चेंज हो गई, तो ये म्यूटेबल हुआ।
अब वैल्यू चेंज हो गई तो उसकी मेमोरी लोकेशन भी बाद में उसको जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए ये क्या करता है कि ये आपको म्यूटेबल फैसिलिटी देने की वजह से, ये आपको म्यूटेबल फैसिलिटी देता है, इसी वजह से ये सेम वेरिएबल्स के लिए भी अलग अलग मेमोरी लोकेशन बनाता है, सेम वैल्यूज के लिए भी अलग अलग मेमोरी लोकेशन बनाता है। मतलब x नाम पे, x नाम का एक वेरिएबल बनाया, उस पर आपने सेम वैल्यू रखा जो कि आपने y नाम के वेरिएबल पे बना रखा है, फिर भी ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएगा तो अलग अलग मेमोरी लोकेशन बनाएगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने का इसका मेन रीजन ये है कि जिससे आप उसमें कभी भी कुछ चेंजेस करोगे तो वो उसी मेमोरी लोकेशन पे चेंज होगा, ठीक है। और इसमें अगर आप चेंज करोगे तो ये इसमें अलग से चेंज होगा। जबकि यहाँ पे जो बात थी, ये हमारा जो a था ये इंटीजर टाइप का था, और इंट एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, ठीक है, जिसमें आप वैल्यू को अगर चेंज करोगे तो उसका जो मेमोरी लोकेशन, जैसे कि मतलब अगर हम a इक्वल्स टू 12 कर दे रहे हैं, मतलब a की वैल्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं तो पुरानी वैल्यू को ये ओवरराइट कर जाएगा, मतलब अब a इक्वल्स टू 10 की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जब आप सेम वैल्यूज रखते हो तो वो जानता है कि इम्यूटेबल है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं आगे चल के, इसलिए ये क्या करता है, सेम वैल्यूज वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है। अब ये अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा दोनों का, ये 10 एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, इन्हीं रेफरेंस वेरिएबल्स के थ्रू इनको रेफर किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, यहाँ पे अगर आप एक ट्यूपल के साथ काम कर रहे हो, ओके, इंडेंटेशन सही कर लेते हैं, ओके। अगर आप एक ट्यूपल के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, ये एक ट्यूपल है, ठीक है, एक ट्यूपल के साथ काम कर रहे हो, तो इसको कमेंट करते हैं अभी जेड को, ओके। सो आईडी ऑफ एक्स जो होगी वही आईडी ऑफ वाई होगी, क्यों? क्योंकि ये एक ट्यूपल है, ट्यूपल इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के साथ अगर आप सेम वैल्यू के साथ दो अलग अलग वेरिएबल्स पे सेम वैल्यू के साथ दो अलग अलग वेरिएबल्स बना रहे हो, तो उन दोनों की जो मेमोरी लोकेशन होगी वो सेम होगी। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं, तो जैसे आप देख सकते हो ये एक ट्यूपल था, ठीक है, ट्यूपल में मैंने बताया कि ट्यूपल इम्यूटेबल होता है, तो ये अगर सेम वैल्यूज के साथ दो अलग अलग वेरिएबल बने हैं तो दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन मिलेगी, ठीक है, ओके। ये इज और इज नॉट जो आइडेंटिटी ऑपरेटर के ऑपरेटर्स थे, ये यहाँ पे हैं। एक्स इज वाई मतलब कि एक्स की मेमोरी लोकेशन वाई की मेमोरी लोकेशन के बराबर है, तो जो कि है, तो इसलिए ट्रू रिटर्न किया। एक्स इज नॉट वाई जो कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जो कि आप समझ रहे हो, ओके। आगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हमने देखा है, इन और इन नॉट, मतलब इन किसी भी, ओके, इसको हम देखते हैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे कि सपोज करो एक लिस्ट हमने बनाया, रेड ब्लू और ब्लैक नाम के एलिमेंट्स को स्टोर कर रही है लिस्ट। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या चेक करता है, जैसे अपने नाम को ही प्रूव करता है कि मेंबरशिप मतलब ये वेरिएबल या ये मेंबर इस वाले दूसरे वाले वेरिएबल में है या नहीं है। जैसे कि प्रिंट ब्लू इन C1, अगर ब्लू C1 में है, जो वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, एक वैल्यू को चेक कर सकते हैं किसी भी, जैसे आपके पास सपोज करो बहुत बड़ी सी लिस्ट है, उसमें से किसी भी वैल्यू को अगर मुझे चेक करना है कि वो वैल्यू उस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। उस वैल्यू के नाम से हम उसको सर्च कर सकते हैं। जब वैल्यू का नाम है ब्लू इन C1, तो अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स करेगा।
और अगर हम ये भी कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू हमारे उस लिस्ट में है या नहीं है, मतलब नहीं है, तो येलो नॉट इन C1, अगर येलो C1 में नहीं होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर येलो C1 में होगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको सेव करके रन कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये आपको ट्रू रिटर्न किया है क्योंकि येलो C1 में नहीं है और ब्लू C1 में है, इसलिए ऊपर वाला ट्रू आया है। ठीक है, सो आई होप ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ इसमें हमने मेमोरी लोकेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाया आपको थोड़ा सा, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like this video and subscribe my channel. Thank you so much.